हेलो गाइस, मेरा नाम है भव्य त्यागी। वेलकम टू इंडियन विजडम। और आज जिस बुक की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है वाई आई एम नॉट अ हिंदू बाय कांचा इलाइया। पहले बात करते हैं इस बुक के ऑथर की, कांचा इलाइया। इनका जन्म हुआ था 5 अक्टूबर 1952 में तेलंगाना के वारंगल डिस्ट्रिक्ट में। ये कुरुमा कास्ट से बिलोंग करते हैं। एक इंडियन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं और प्रोफेसर रह चुके हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में। ये भारत में सालों से चली आ रही कास्ट सिस्टम के खिलाफ लिखते हैं। दलितों पे हो रहे अत्याचार और उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है उसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा निडर और बेबाक तरीके से लिखते हैं। इसी कारण इनको काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है और काफ़ी कंट्रोवर्सीज से घिरे रहते हैं। अगर बात करें इस बुक की तो पहली बात, ये बुक 1996 में लिखी गई थी। 25 साल हो चुके हैं, पर कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये बुक 25 साल पहले लिखी गई होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप इससे रिलेट कर पाएंगे, जो एक काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक बात भी है हमारे समाज के लिए। अब बात करें बुक की तो एक क्रिटिकल एनालिसिस है भारत में चले आ रहे कास्ट सिस्टम के ऊपर, और एक शानदार कंपैरिजन है। कंपैरिजन किसके बीच में है? एक तरफ कंपैरिजन किया गया है हिंदुओं का, हिंदू में बात करी गई है ब्राह्मण और बनिया वर्ग की, और दूसरी तरफ है दलित और अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो इन दोनों के बीच एक कंपैरिजन है और बताया गया है कि कैसे दलित बहुजन हिंदुओं से अलग हैं। पहली बात, इस बुक में आपको मिलेगा एक बहुत ही शानदार कंपैरिजन, काफ़ी गहराई से किया गया विश्लेषण और छोटी छोटी चीज़ों का काफ़ी बारीकी से आकलन किया गया है और बताया गया है कि कैसे दलित बहुजन अलग हैं हिंदुओं से, कैसे दलित ब्राह्मण और बनियों से अलग हैं। रीति रिवाज, मान्यताएं, पारिवारिक संबंध को लेकर कंपैरिजन करा गया है। उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक उनमें कंपैरिजन किया गया है और बताया गया है कि कैसे डिफरेंट है। इन सब टॉपिक्स पे हम आगे डिटेल में बात करेंगे। ऑथर कहते हैं, जन्म होते के साथ ही जातिवाद की शुरुआत हो जाती है। दलित बहुजनों में फिजिकल लेबर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो लड़का लड़की जैसा भेदभाव नहीं होता। लड़कियों के जन्म को भी सेलिब्रेट किया जाता है, किसी बोझ की तरह नहीं देखा जाता। फिजिकल लेबर का इतना महत्व है, इसलिए एक बच्चे के जन्म को हेल्पिंग हैंड की तरह देखते हैं और लड़के लड़कियों को बराबर का दर्जा दिया जाता है। वहीं हिंदुओं में आज भी लड़कियों को बोझ समझा जाता है। आपने देखा भी होगा, समाज में अगर किसी लड़के का या जन्म होता है तो बोलते हैं कि लड्डू बंटवा दो, लेकिन अगर लड़की का जन्म होता है तो उसे अलग नज़रिए से देखते हैं कि ना जाने पता नहीं क्या हो गया हो घर में। बोलते हैं कि कोई नहीं घर में लक्ष्मी आई है, ऐसे बोलते हैं। और घर के कामों में भी लड़कों को तो बिल्कुल इन्वॉल्व ही नहीं करते। तो ये भेदभाव बचपन से ही शुरू हो जाता है। बात करें फैमिली रिलेशंस की, दलितों में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट काफ़ी होता है, तो बच्चे अपने पेरेंट के साथ हाथ बटाते हैं। लड़कियां पूरा घर संभाल लेती हैं काफ़ी कम उम्र में, अपने छोटे भाई बहनों को संभाल लेंगी। वहीं हिंदुओं में ऐसा नहीं होता, फिजिकल लेबर से बच्चों को दूर रखा जाता है। लड़कियां फिर भी इन्वॉल्व हो जाएंगी, पर लड़कों को तो बिल्कुल दूर रखते हैं। यही कारण है दलितों की फैमिली में एक ओपननेस आ जाती है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाता है बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ। लड़कियां अपनी मदर से काफ़ी फ्रैंक हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं, बेटे अपने फादर के साथ। ठीक है, एक ओपन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा, ये काफ़ी अच्छी बात भी है। वहीं हिंदुओं में कम्युनिकेशन में डिफरेंसेस आ जाते हैं, अपने मोरल्स को, अपनी वैल्यूज़ को ऊपर रखते हैं, इसलिए एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं बन पाता। दलितों में सेक्सुअलिटी को एक नेचुरल फिनोमेना की तरह ट्रीट किया जाता है। वहीं हिंदुओं में इन सब टॉपिक्स पे ज़्यादा बात नहीं की जाती, इन्हें अब भी एक टैबू की तरह देखते हैं। इन्हीं सभी कारणों की वजह से दलित बहुजन काफ़ी ज़्यादा लिबरल हैं एज़ कम्पेयर टू हिंदूज़। लड़कियों की सिचुएशन बेहतर है, किसी बोझ की तरह नहीं देखा जाता। डाइवोर्स को भी किसी टैबू की तरह नहीं कंसीडर करते। डाइवोर्स वुमेन की भी सिचुएशन समाज में बेहतर है। दहेज प्रथा को बढ़ावा नहीं दिया जाता। फैमिली में बेहतर रिलेशन है, विचारों में खुलापन आता है, उदारवादी सोच उत्पन्न होती है, भेदभाव जैसी भावनाएं नहीं रहती और समाज में हार्मनी बढ़ती है। वहीं आप हिंदुओं में देखेंगे तो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान समाज देखने को मिलेगा। घर के मोस्टली काम लड़कियां करेंगी, लड़कियों को लड़कों की बात माननी है, बच्चों को बड़ों की बातें माननी होती हैं। तो इन वैल्यूज़ और रिस्पेक्ट से एक कम्युनिकेशन में ओपननेस नहीं रह पाती और डिफरेंसेस आ जाते हैं। सेक्सुअलिटी और इन सब टॉपिक्स पर बात नहीं कर पाते। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये बात है। बात करते हैं न्यू क्षत्रिय की। कास्ट सिस्टम लोगों के बीच एक डिवाइड पैदा कर देता है।
एक इंसान अपने आप को दूसरे से सिर्फ इसलिए बेहतर समझने लगता है क्योंकि उसका जन्म एक स्पेसिफिक क्लास या धर्म में हुआ है जो मेरी समझ से परे है। मुझे नहीं समझ आता क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ना हम ये डिसाइड कर सकते हैं, ना इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन है कि हम कहाँ जन्म लेंगे। तो इसमें न्यू क्षत्रिय में पावर पिरामिड को एक्सप्लेन किया है एक नए सेक्शन की बात करते हुए, जिसे कहा गया है न्यू क्षत्रिय, जो कि शूद्र अपर कास्ट को बोला गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये टॉपिक, और इसमें कुछ कास्ट का भी जिक्र किया है जो न्यू क्षत्रिय में आती हैं। तो बात करते हैं गॉड्स एंड गॉडेसेस की। ये मुझे बहुत पसंद आया, ये ज़रूर पढ़ना है टॉपिक। ये आपका नैरेटिव थोड़ा बदल देगा, और वो बहुत ज़रूरी होता है हमारी ग्रोथ के लिए, डिफरेंट नैरेटिव्स को समझना। इसमें बताया कैसे हमारे देवी देवताओं क्या चीज़ों को सिंबलाइज करते हैं सोसाइटी में। तो हिंदू में बात करी गई है, जो हमारे गॉड्स होते हैं वो एक डोमिनेटिंग नेचर दिखाते हैं, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी को दर्शाते हैं। वहीं जो गॉडेसेस हैं हमारी, वो वुमेन की सोसाइटी में क्या उस समय सिचुएशन रही होगी, क्या पोजीशन रही होगी, और क्या ऐसी ही पोजीशन हमेशा रहनी चाहिए, ये दर्शाती हैं। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में भी बात करी गई है, और इन सब बातों से लोग बहुत आसानी से ऑफेंड हो जाते हैं, और ये सब ऑथर ने काफ़ी बेबाकी से लिखा है, तो इसलिए उनकी हिम्मत की तारीफ़ करनी चाहिए हम। और फिर बात करिए दलितों में देवी देवता किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं। जेंडर इक्वलिटी, विडोज़ की रिस्पेक्ट होती है, टेम्पल्स में सब आ सकते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो उनके देवी देवता हैं, उनकी जो खुद की जीवन की कथाएं हैं वो फिज़िकल लेबर के अराउंड घूमती हैं, इसलिए फ़िज़िकल लेबर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है उनकी सोसाइटी में भी, और उनके देवी देवता भी सिग्निफाई क्या करते हैं, फ़िज़िकल लेबर को। ठीक है, तो ये बात है। बुक में एजुकेशन सिस्टम पर भी एक कंपैरेटिव स्टडी करी गई है दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, और एंड में एक कंपैरेटिव स्टडी करी है दोनों कम्युनिटीज़ में। जब मृत्यु होती है उस समय जो रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि फ्यूनरल सेरेमनी हो गई, क्रिमेशन, और जो भी एंड राइट्स परफॉर्म होते हैं, वो क्या सिग्निफाई करते हैं, ठीक है, और उनमें क्या डिफरेंस है दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। तो ये बात हुई हमारी बुक की। ये बुक एक क्रिटिकल एनालिसिस है कास्ट सिस्टम के ऊपर, और अब हम करने वाले हैं इस बुक का एक क्रिटिकल एनालिसिस। तो बात करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की। इस बुक को पढ़ने के बाद आपके मन में बहुत से सवाल उठेंगे। 25 साल हो गए इस बुक को, 70 साल हमारी आज़ादी को, और हज़ारों सालों से प्रथाएं चली आ रही हैं। हम कब इन ढकोसलों से आज़ाद होंगे? हमारे समाज में इतना जातिवाद क्यों है, इतना भेदभाव क्यों है? क्यों कोई किसी से सिर्फ उसके धर्म या जाति के नाम पर बेहतर है? क्यों? क्या ये सब एक सोशल इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट है? ये हमें सोचना पड़ेगा ये सब बातें, ठीक है, और इन सब बारे में बात करनी पड़ेगी। बात करने से ही बात बनेगी। समाज का आईना दिखाती है बुक, समाज की सच्चाई बताती है, और ऐसा कुछ लिखने के लिए बहुत साहस की ज़रूरत चाहिए। तो इसलिए हमें ऑथर की तारीफ़ करनी चाहिए। हम ऑथर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी हद तक रिलेट कर पाएंगे, और लैंग्वेज भी ऐसी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, काफ़ी इजी है, कोई डिफ़िकल्ट वोकैब का यूज़ नहीं किया। सबसे बड़ी बात, आपका नज़रिया बदलेगी बुक। समाज में जो भेदभाव है, जातिवाद है, उसको लेकर आपका नज़रिया बदलेगा। अब बात करते हैं इस बुक के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो मुझे लगे। तो कहीं कहीं जगह पर मुझे ऐसा लगा कि ऑथर की कंप्लेन तो है हिंदुओं से कि वो एक सुपीरियॉरिटी दिखाते हैं अपने धर्म के नाम पर या अपने देवी देवताओं के नाम पर किन्हीं किन्हीं जगह पर मुझे भी लगा कि ऑथर भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुझे गलत लगता है कि कोई भी किसी से धर्म या जाति के नाम पर सुपीरियर नहीं हो सकता। वो कोई भी धर्म हो या कोई भी जाति से बिलोंग करता हो, आप इस चीज़ को लेकर सुपीरियर नहीं है किसी से भी, ये मेरा मानना है। दूसरा पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे को लगा कि ऑथर ने बहुत ही ईजिली एनिमल सेक्रीफाइस को जस्टिफाई कर दिया, मतलब उसको सही ठहरा दिया, उसके बारे में कुछ ना उसको क्रिटिसाइज़ करा, जो कि एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। धर्म के नाम पर जानवरों की बलि चढ़ाना, जो कि आज भी समाज में होता है, आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना है, ठीक है। और ऑथर ने उसको कहीं भी क्रिटिसाइज़ नहीं करा, जो कि उन्हें करना चाहिए था। और थर्ड और लास्ट जो मेरे को लगा कि एक पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड कर सकते थे, ठीक है, रिफॉर्म्स की बात कर सकते थे, पॉजिटिव स्टेप्स जो हमें लेने चाहिए इंडिविजुअल लेवल पर, सोसाइटी को लेने चाहिए, और गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि समाज में बदलाव आए, एक कम्युनल हार्मनी बने।
तो एक बेहतर नोट पर शायद हम बुक को कंक्लूड कर सकते थे, जो मेरे को बुक में नहीं मिला। तो ये मुझे लगा इस बुक में जो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, हो सकती थी। ठीक है, तो ये बात है गाइस, ज़रूर पढ़ें इस बुक को, अपना नैरेटिव बेहतर बनाएं, पढ़ते रहिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप मेरी बातों से कितना एग्री करते हैं और आपके क्या व्यूज़ हैं इस बुक को लेकर, और हमें आगे किस बुक के बारे में बात करनी चाहिए। ठीक है गाइस, राम राम।